नमस्कार, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद के बारे में हमने क्या देखा था कि बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है और इसका nth टर्म जो n है वो बहुपद कैसे क्या होता है। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि बहुपदों के ऊपर विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है वो कैसे यूज की जाती है, मतलब किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है, वो हमने सब कुछ सीख लिया था। तो चलो, पिछली कक्षा में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है वो बहुपदों पे कैसे लगती है, उसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसके द्वारा और अच्छे से समझते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है, उसमें सारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुपद f(x) = 3x4 6x 3 minus 2x square minus 10x minus 5। इसका है कि के सभी शून्यक के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 एंड -√5/3 है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक बहुपद दे रखा है हमें, उसके हमें सभी शून्यक निकालने हैं, जहां पे दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, एक तो ये और एक ये। तो हमें बाकी के इसके शून्य निकालने हैं, कितने शून्यक होंगे। देखो, ये 4 घात का बहुपद है। इसकी घात 4 क्या है? अधिकतम घात क्या है इसकी? 4, मतलब 4 घात का क्या है? एक बहुपद। तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। 2 हमें दे रखे हैं और कितने निकालने हैं? 2 और निकालने हैं। तो देखो, हम शुरुआत कहां से करते हैं? हमारे पास 2 शून्यक दिए हुए हैं, 2 शून्यक दिए हैं। क्या दिए हैं? एक तो √5/3 और दूसरा दिया -√5/3। ठीक है। अगर ये दिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये गुणनखंड बनेगा x -√5/3 और एक ये गुणनखंड बनेगा क्या? x +√5/3 = 2। ठीक है। ये एक शून्यक है, मतलब ये x बराबर क्या है? शून्यक है। क्या वैल्यू है? x की कोई वैल्यू पर ये f(x) को क्या करता है? शून्य करता है। और ये जो वैल्यू है, ये भी अगर मैं x की जगह रखता हूं तो वो क्या करता है? f(x) को क्या करता है? शून्य करता है। मतलब इसके क्या हो गए? 2 शून्य हो गए। मतलब x -√5/3 x +√5 ये दोनों क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। आगे मैं इसको सोल्व करता हूं। x को इससे गुणा किया x स्क्वायर, x को इससे गुणा किया x × √5/3, इसको इससे किया -x × √5/3 और इसको इससे किया तो माइनस √ से √ हट जाएगा, 5/3। ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x² - 5/3। 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, लघुत्तम लूंगा इसका। 3 आया, 3x² - 5। ये भी एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का। अगर ये होता है तो मैं कह सकता हूं कि 3x² - 5 जो है ये भी क्या होगा? क्या होगा? गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा बहुपद f(x) का। ये भी क्या होगा? गुणनखंड है। बहुपद f(x) का। ठीक है। ये गुणनखंड होगा तो क्या होगा? अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये
इसको विभाजित करेगा। मतलब अब लगाएंगे हम, इसको साफ कर दूं, आप इसको नोट कर लेना। तो 3x² माइनस 5 जो है ये इसका एक गुणनखंड है। तो ये इसको विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं अब देखना, गुणनखंड विधि जो हमें वो पढ़ी थी ना विधि पिछली क्लास के अंदर, कि भाग कैसे दिया जाता है एक बहुपद का दूसरे। तो इस अब ये भाग देके देखते हैं इसमें कि क्या आता है हमारे पास। तो देखो हमारा बहुपद f(x) क्या है, मैंने क्या बताया था, इसका पहला पद इसके पहले पद को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम साइड में लिख लेंगे, पहले इसका पद लिखते हैं फिर इसका लिखते हैं अपॉन 3x²। 3 से 3 गया, x² से गया, कितना बचा, x², 2 गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, x² को पहले इससे गुणा करो, तो x² घात तो जाएगा x⁴ 4 और 3 यानी 3x⁴। ठीक है, अब इसको x⁴ को -5 से गुणा करो तो क्या आएगा, -5x⁴। तो उसको x⁴ के नीचे लिखो, क्या लिखोगे, -5x⁴ लिख दिया। अब निशान चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 6x⁴ 3 वैसे का वैसा आ जाएगा, ये +5 में से 2 गया, कितना बचा, प्लस का 3x⁴ 2। इसको सेम टू सेम ऐसा कैसे लिख लो, आ गया। अब देखो इसका पहला टर्म, तो 6x⁴ 3 साइड में लिख लो, इसके अंदर भाग देना है किसका, 3x⁴ 2 का। तो देखो 3 से तो ये कट गया 2 टाइम्स और ये कट गया x²। ठीक है, तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x। ठीक है, अब इस 2x को इससे इनटू करो तो क्या आएगा, 3 दूनी 6x⁴ 3। अब इसको इससे गुणा करो, क्या आएगा, -5 दूनी 10x। तो x के नीचे रखो -10x, साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस है प्लस आ जाएगा, ये आपस में कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, क्या आया, 3x² -5। अब देखो यहाँ भी पूरा 3x² -5 है, यहाँ भी 3x² -5 है, यानी कितनी बार जाएगा, एक बार। या फिर आप इसको इसमें डिवाइड कर दो तो भी कट जाएगा, उसमें एक टाइम आएगा। 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको 1 को यहाँ से इसे गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 3x² और 1 को -5 से करूँगा, क्या आएगा, -5। साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना, हटा दूं। अब देखो ये क्या है, मेरा भाजक है, ये क्या है, मेरा भाज्य है, ये क्या है, मेरा शेषफल है, ये क्या है, मेरा भागफल है। ध्यान रखना इसको, ठीक है, नोट कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं, ये याद रखना क्या क्या है। अब देखो मेरा भागफल क्या है, अब इधर चलो एक बार, मेरा जो भागफल है वो क्या है, x⁴ 2 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, भागफल जो है वो भी एक बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो शेषफल है वो क्या है, 0 है। शेषफल अगर 0 है तो यहाँ शेषफल देखो हमने क्या पढ़ा था, a बराबर bq प्लस r। ये हमारा r क्या है, शेषफल 0 है, तो a बराबर bq आ गया, मतलब q क्या होता है, भागफल होता है। तो ये भागफल भी क्या हो गया, इसका एक क्या, एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है, इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, इसको आसान तरीके से मैं देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आपने पहले ये पढ़ा होगा जरूर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, a स्क्वायर की जगह लिख रखा है x स्क्वायर, 2ab की जगह लिखा है 2x प्लस b स्क्वायर की जगह लिखा है 1। तो यहाँ a की जगह क्या है, x है, प्लस b की जगह क्या है, 1 है, तो ये आ गया। तो मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी x प्लस 1 स्क्वायर इसका क्या है, एक गुणनखंड है।
ठीक है, चलो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना। अब देखो, हमने विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा क्या पढ़ा था, उसके जांच करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल पढ़ा था। अब यहाँ पे भाज्य क्या है मेरा, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। भाज्य क्या है मेरा और भागफल क्या है? भागफल मेरा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। भाज्य क्या है मेरा 3x स्क्वायर माइनस 5, याद हो तो अभी जस्ट पहले हमने निकाला था इसका, ठीक है। अब देखो मेरी बात, प्लस शेषफल तो मेरा 0 आई, शेषफल 0 है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5, और लिख सकता हूँ अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब होता है तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेरा a क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5, तो मतलब a का स्क्वायर, a क्या मेरा इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर तो माइनस 5। तो देखो मैंने ये लिखा है, पहले ऊपर था 3x स्क्वायर माइनस 5, तो इसको मैंने ये लिखा है, ठीक है। अगर मैं लिख सकता हूँ तो देखो, अब देखो f(x) के सभी शून्य निकालने हैं। f(x) के शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, f(x) इक्वल टू क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। f(x) अगर बराबर 0 है तो हमारे ये क्या है, ये पूरा f(x) ही तो है बहुपद, ये हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, इसको पूरा f(x) लिखा है। तो मतलब जब f(x) बराबर 0 होगा तभी हम इसके शून्य निकालेंगे बचे, तो इसके बराबर भी क्या रख देंगे, f(x) बराबर 0 रखते हैं। तो f(x) इक्वल टू ये है और इसके इक्वल टू क्या है, ये है, तो हम पूरा लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0, ठीक है। ये नोट कर लेना, ऊपर वाला हटा रहा हूं। अब देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ऐसे ये है और इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो इसके बराबर 0 है, या इसके बराबर 0 है, या इसके बराबर 0 है। सबके बराबर रख लेते, पहले इसके बराबर रखते हैं। अगर अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 3x बराबर माइनस अंडर रूट 5, x बराबर माइनस अंडर रूट 5 बटा 3, ठीक है। अब इसके बराबर में 0, 3x इक्वल टू ये उधर गया तो क्या होता है अंडर रूट 5, x इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 5 बटा 3, ठीक है। अब देखो ये दोनों शून्य क्या, शून्य कब होते हैं, जब f(x) बराबर 0 रखते हैं, x की जो वैल्यू आती है वो शून्य क्या जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे दो शून्य का गए, तो इसके बराबर में रखूंगा मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स है, 2 बार है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 हुआ तो क्या हुआ x माइनस 1, अगर इसके बराबर हुआ तो क्या होगा x बराबर माइनस 1। तो मेरे जो बच के दो जो शून्य है वो क्या होंगे, ये होंगे। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने इस बहुपद के सभी शून्य निकाल लिए। शून्य हमारे पास क्या होंगे, एक होगा -1, दूसरा भी होगा -1, एक हमें दे रखा था -√5/3 और एक था √5/3। ये हमारे सभी शून्य होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कर लेना अच्छी तरह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली हर बार पूछा जाता है
इसी टाइप का, क्योंकि ये बड़ा पर्सन बनता है बड़े नंबर का, इसके अंदर सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं। पहले बहुपद के शून्यक निकाल लें, बहुपद जो है उसको विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बहुपद का कैसे बहुपद में भाग दिया जाता है वो भी हो जाता है। फिर विभाजन एल्गोरिथम विधि का जो सूत्र होता है वो भी उसके अंदर यूज सत्यापन भी कर लेते हैं, और फिर फाइनली क्या निकाल लेते हैं, शून्य भी निकाल लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लें। साफ कर। इसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण सो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, एक बहुपद है fx, मैं आपको ओरली एक बार समझा देता हूं। एक बहुपद है fx, तो बहुपद fx जो है, अगर मैं ये लिखूं द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये बहुपद द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, ये बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद का क्या एक मानक रूप है। ठीक है, इसके शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, fx इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है। fx बराबर क्या लिखना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है। यानी कि मैं क्या कहूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण कहलाती है। ये द्विघात fx बराबर 0 जो होता है वो क्या कहलाता है, द्विघात बराबर 0। बहुपद के, याद रखना, किसी भी बहुपद के इक्वल में 0 लिखते ही वो एक समीकरण बन जाती है। जितने घात का बहुपद होगा उतने घात की समीकरण बन जाती है। जैसे द्विघात बहुपद है तो ये द्विघात क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। ठीक है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ वेयर a b c जो हो बिलोंग करते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या में, और वेयर a जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये ax स्क्वायर इज इक्वल टू जो 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जो 0 है, यही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यही द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, मतलब मानक रूप होता क्या है कि मानक रूप वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां मतलब आप a, b और c इसकी जगह कोई भी वैल्यू रख के कितने भी बहुपद बना सकते हो। जैसे अगर एक बार मैं a की जगह 1 रख लूं, b की जगह 2 रख लूं, c की जगह 3 रख लूं, तो क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बन जाएगा। एक बार मैं c की वैल्यू कुछ और रख लूंगा, b की कुछ और, a की जगह कुछ, मतलब मैं अनगिनत इनफाइनाइट मैं बहुपद बना सकता हूँ, द्विघात बहुपद बना सकता हूँ। मतलब ये क्या हुआ, इसका मानक रूप हो गया। जब हमारे पास फिक्स इसकी वैल्यू दे दी जाए, a, b और c की अगर फिक्स वैल्यू दे दे तो वो एक पर्टिकुलर वो द्विघात बहुपद कहलाता है, मतलब वही द्विघात बहुपद है। लेकिन जब अगर उसकी वैल्यू कोई डिफाइन ना हो, उसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो a, b, c से जो डिनोट किया जाता है, उसको रूपांतरण उसका जो किया जाता है, वही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, और समीकरण कब बनेगी, जब बराबर में बहुपद के बराबर में इक्वल में जब क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। ठीक है, इसको लिख लेना।
अब क्या होगा, गुणनखंड विधि जो द्वारा है उसके द्वारा हम मूल निकालेंगे, मूल। अगला टॉपिक है हमारा क्या, गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल। गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के क्या। अब मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है f(x) इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू क्या है 0 एंड a, b, c जो बिलोंग करते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, ये समीकरण कब बनेगी, f(x) बराबर क्या होगा 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा 0। अगर मैं ये रखता हूं तो मेरे पास x बराबर अल्फा कोई ना कोई एक शून्य का आएगा। भैया शून्य कैसे निकालते हैं, f(x) बराबर 0 रखने पर, मैंने बराबर में 0 रखा, मतलब x बराबर कोई ना कोई एक अल्फा पॉइंट मान लिया जो इसका क्या है शून्य का, शून्य का। ठीक है, x बराबर अल्फा, तो ये जो अल्फा है अगर मैं ये रखूंगा तो क्या बनाएगा मेरा 0 बनाएगा, क्योंकि शून्य का काम होता है जो फंक्शन है उसी बहुपद के अंदर रखने पर मेरा क्या बना दे वापस 0 बना दे, मतलब वो मेरा शून्य क्या है एकदम सत्य है। तो यही x बराबर जो अल्फा है, यही x बराबर जो अल्फा है, यही क्या कहलाता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, मूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट, रूट कहलाता है। ठीक है, अभी रूट कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, वो सेम वैसा ही है जैसे शून्य निकालते हैं, लेकिन इसको समीकरण के अंदर मतलब बराबर में 0 रखते हैं तो समीकरण का रूप ले लेता है, और उसके अंदर से वैल्यू निकालते। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है और वो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक दो बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है गुणनखंडन विधि से, इसमें बस फर्क ये है कि गुणनखंडन विधि का हमें क्या करना है, यूज करना पड़ता है, उसके द्वारा उसको हल किया जाता है। देखो 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3। ठीक है, जहां पे क्या है, जहां पर x बराबर नॉट इक्वल टू 0, x बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, और क्या है -3/2 है, -3/2 ये कहे तो हमें क्या निकालना है, इसके मूल निकालने हैं, हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, मूल ज्ञात करने। तो देखो पहले तो मैं इसको समीकरण को सोल्व करूंगा कि क्या बन सकती है मेरी समीकरण। देखो मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा 4, ये 1 से गुणा होगा क्या होगा 3x = 5/2x + 3। ठीक है, अब ये देखो कैंची गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा, तिरछे गुणा हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 - 3x × 2x + 3 = 5x। ठीक है, अब पहला पद ये इससे गुणा होगा तो क्या होगा 4 दूनी 8x, ये इससे गुणा होगा 12, 2x इससे गुणा होगा -3 दूनी 6x², 3 इससे गुणा होगा तो क्या आएगा -3 × 9x = 5x। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा, ये इधर ले आओ, मान लो -6x² को यहाँ लिखो। ठीक है, ये -9x, ये प्लस का 5 इधर आएगा, क्या होगा माइनस का 5x। अब ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये इधर आ गया, बचा क्या प्लस का 8x + 12। ठीक है, अब देखो -6x², अब मैं इसको सोल्व करूंगा, क्या आएगा माइनस को एक बार जोड़ दूं, एक बार क्या आएगा 9 और 5 14, -14x
और ये क्या है प्लस का 8x, माइनस 14x में प्लस का 8x गया तो कितना बचा माइनस का 6x, तो आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 12 बराबर 0। तो देखो हमें बनाना ये पड़ता है जो अक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है वो क्या है माइनस के अंदर है, और देखो यहाँ माइनस 6 है, यहाँ भी माइनस 6 है और ये भी 6 का मल्टीपल है, तो मैं माइनस 6 का भाग दे देता हूँ पूरी समीकरण में, पूरी समीकरण में माइनस 6 का भाग दे देता हूँ, इधर भी माइनस 6 का भाग दे, दोनों तरफ लगता है भाग, तो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो कुछ भी हो, वो समीकरण के दोनों पदों में दोनों तरफ वो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर माइनस 6 का इसमें पर्टिकुलर अलग अलग लिख लूँ, माइनस 6x स्क्वायर बटा माइनस 6, माइनस 6x बटा माइनस 6 और प्लस 12 बटा माइनस 6, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो जीरो आएगा, ये आएगा। देखो माइनस से माइनस गया 6 से 6 गया x स्क्वायर, माइनस से माइनस गया 6 से 6 गया प्लस x, और ये माइनस आएगा 6 दूनी 12, 2 मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसको सरल करना है गुणनखंड विधि। तो देखो क्या बोलती है, अगर मैं माइनस 2 को गुणा करूं तो क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मैं इसके ऐसे टुकड़े करूं, दो ऐसे टुकड़े करूं जिनको ऐड करने पर और माइनस करने पर तो ये बन जाए, और आपस में गुणा करने पर क्या बन जाए ये बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर यहाँ लिखूं x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूं प्लस 2x और माइनस x। अगर मैं इस x के दो टुकड़े करूं प्लस 2x और माइनस, देखो अगर मैं 2x में से x घटाया कितना बचा x बचा, ऊपर x आ रहा है, एक बात तो सही होगी। अब दोनों को गुणा करूं तो ये आना चाहिए, अब देखो दोनों गुणा करूंगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी माइनस 2x स्क्वायर है, मतलब इसके गुणनखंड यही होंगे, ठीक। आगे माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब देखो इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बच गया x प्लस 2, और इनमें से मैं माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे अंदर क्या बच गया x, तो इधर से माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो देखो क्या है मेरे पास x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो इसके बराबर 0 रखूंगा, x प्लस 2 बराबर 0 मतलब x बराबर माइनस 2, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा मतलब x बराबर, तो मेरे क्या है दो मूल आ गए, एक तो x बराबर 1 आ गया और एक x बराबर क्या आ गया माइनस 2। और मैं पूछा क्या था, ये पूछा था कि इस गुणनखंडन विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करो, तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे ये होंगे, ठीक है। अगर अपना जो टॉपिक है आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमारा जो था वो था कि पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि थी वो बहुपदों पर कैसे यूज होती है, तो हमने बहुपदों के ऊपर एक एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर हमने किसी एग्जाम्पल के क्या सभी शून्यक निकालने थे, बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दिया, उसके अंदर एक अभाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल पर शेष पर जो है हमारा एक फॉर्मूला है, इसका यूज किया, यूज करके हमने क्या निकाल लिए शून्यक निकाल। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो द्विघात बहुपद ये मानक रूप के बराबर शून्य रखने पर उसका क्या निकलता है द्विघात समीकरण का मानक रूप निकलता है, ठीक है। उसके बाद में हमने गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल देखा, इसके अंदर किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने सीखे। मूल कैसे निकलते हैं, उस द्विघात समीकरण को पहले सरल रूप में लिखो, सरल रूप में लिखने के बराबर में उसके अंदर अपने आप 0 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण में बराबर का यूज होता है, यहाँ यूज इक्वल आ गया तो बराबर कहीं ना कहीं 0 आएगा, 0 बनेगा तो ये मेरी क्या बनेगी समीकरण बन गई। इसको सोल्व कर लूंगा, इसको सोल्व करने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड मतलब बीच वाले पद के ऐसे कोई दो टुकड़े करो जिनको ऐड करने पर यानी जोड़ने पर या घटाने के ऊपर पहले वाला टर्म बन जाए और उनको गुणा करने पर आपस में इसका जो गुणा बनता है वो गुणा आ जाए, ठीक है, वो हो जाता है। उसको दो टुकड़ों में कर लिया, उनमें से कॉमन ले लिया, फिर दोनों में से कोई एक कॉमन गुणनखंड आएगा, उस गुणनखंड को बाहर निकालते हैं, फिर आपस में दो गुणनखंडों का गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर उनके बराबर 0 रखते हैं, फिर किसी एक टर्म के बराबर 0 रखते हैं, उसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरे के बराबर 0 रखकर दूसरे x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
इस प्रकार x की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, मोल आते हैं। और अगर मैं यहाँ याद रखो, अगर मान लीजिए अगर मेरी x की वैल्यू 0 आ जाती या फिर कोई भी -3/2 आ जाती, अगर मेरी कोई आंसर आ रहा है, तो वो x का मूल नहीं होता, क्योंकि मेरे को पहले से मना किया है कि x बराबर 0 नहीं हो सकता और x बराबर -3/2 नहीं हो सकता। अगर मेरी कभी भी x की वो वैल्यू आ जाए जो क्वेश्चन में मेरे को मना कर रखी है, मतलब यहाँ नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये आंसर आता है तो वो x का मूल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि वो तो नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर आ जाए तो वो मूल नहीं होगा, और उसके बाद में जो आता है वो उसके क्या होंगे, मूल होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। काफ़ी इंटरेस्टिंग विधि है, वो अभी नहीं कर सकते, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बनेंगे, ये पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, कैसे होती है, आगे हम समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और कोई आपको दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।